नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अपन एनसीईआरटी 6 क्लास की हिस्ट्री के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज़ के अंदर बातचीत कर रहे थे और लास्ट जो वीडियो था जो उसके अंदर अपन ने 7वें अध्याय तक बातचीत की थी, है ना। आज जो अपन बातचीत करेंगे वो आपका 8वां अध्याय होगा और क्लास की बात करें तो 10वीं क्लास होगी, ठीक है ना। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी लक्ष्य क्लास लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के प्ले लिस्ट में जाकर के एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 करके आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रही होगी। और हाँ, ओके। तो 8वां अध्याय है जिसका नाम है खुशहाल गांव और स्मर्द शहर, यानी खुशहाल गांव और स्मर्द शहर से जो आपका ये अध्याय है इसमें से किस किस तरीके से प्रश्न बनते हैं उनकी बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, निम्नलिखित में से कौन से उन उपायों में से सम्मिलित है, वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते हैं। ओके, तो हल्के फाल लोहे के बनाए जाने लगे, बिल्कुल। धान की रुपई होने लगी, बिल्कुल। सिंचाई के उपयोग होने लगे, बिल्कुल। तो इसमें अपना जो ऑप्शन राइट होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अब व्याख्या देख लेते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना इतना मुश्किल था। कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा, ठीक है ना, और धान की रुपई होने लगी और बहुत कारगर साबित हुए। और इसी तरह सिंचाई का भी काफ़ी उपयोग साबित हुआ। और इस समय सिंचाई के लिए नहरें, अब देखो नहरें, कुएं और तालाब के साथ साथ कृत्रिम जो जलाशय होते थे उनसे सिंचाई होती। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों से सिंचाई होती थी। दूसरा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों की नीचे दी गई कूट का प्रयोग कीजिए। अब देखो इसमें सूची दी हुई है और इसमें किसको क्या कहा जाता था वो देखना है। तो इसमें 4 3 2 1, तो पहले में 4, मतलब पहले में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 2 और चौथे में 1। यानी जो ए का जो यानी बड़े स्वामी है, वो बड़े स्वामी क्या होते थे, वो होते थे 4, ठीक है। फिर बी है, वो होते थे आपके हलवाई, जो होते थे वो होते थे आपके 3 नंबर वाले यानी उणवार, ठीक है। और जो आपके सी नंबर पे भूमिहीन मजदूर है उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था 2 नंबर वाला। और उसके बाद में जो डी है इसको क्या कहा जाता था, दास को कहा जाता था अधिमयी यानी 1 नंबर, ठीक है। आगे इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो अपने राइट हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है ये, सी ऑप्शन है। 4 3 2 1 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और व्याख्या इसमें देख सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तर हिस्सों के अधिकांश गांवों में 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। इसमें तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेला कहा जाता था। जो भूस्वामी होते थे तमिल क्षेत्र में उनको क्या कहा जाता था, वेला कहा जाता था। और साधारण हलवाई जो होते थे वो उणवार कहलाते थे। और जो भूमिहीन मजदूर और जिनमें दास भी शामिल थे वो क्या कहलाते थे, कैंडसियार कहलाते थे या फिर अधिमयी कहलाते थे। और ये नाम संगम साहित्य में मिलते हैं। और उपयुक्त विकल्पों में थे ए विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। संगम साहित्य क्या है ये आगे प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक होता था, बिल्कुल। जो तीसरा प्रश्न है इसके अंदर देखो, गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम भोजक हुआ करता था, ये बात तो सही है। गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था, नहीं ये बात गलत है, कहा जाता था। तो इसमें अपने को सही आंसर देना है, तो सही जो है वो कौन सा है, ओनली फॉर ए सही है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 इसके अंदर आपने फॉर ओनली फॉर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। आगे देखो इसकी व्याख्या देख लो आप, ठीक है। व्याख्या देखो, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देखो गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद अनुवांशिक था, ध्यान रखना, यह पद अनुवांशिक था।
ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, और इसके ऊपर जो बैठने वाला व्यक्ति होता था वो क्या होता था, गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को देते थे। अब ये गांव के अंदर बड़ी संपत्ति वाले होते थे, तो जो राजा होते थे अगर उनको उस क्षेत्र से कर वसूलना है तो कर वसूलने का ठेका भी इनको ही दिया जाता था। ठीक है, और ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो बेटे ये न्याय भी देते थे, कभी कभी पुलिस का भी कार्य करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था, न कि भूपति। ठीक है ना, जिन्हें गृहपति कहा जाता था, न कि उन्हें भूपति कहा जाता था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान थे, अतः दो कथन है वो गलत है। तो अपना ऑप्शन ओनली फॉर ए ही राइट है, तो इसके लिए अपना जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जमीन के अतिरिक्त गांव में भूमिहीन व्यक्तियों और दास और कर्मकार होते थे, जो ये दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार हुआ करते थे। उसके बाद में देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई संगम साहित्य क्या होता है। ठीक है ना, उसके बारे में प्रश्न पूछा है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संगम साहित्य जो है वो तमिल से संबंधित है। अब किस तरीके से संबंधित है वो क्या व्याख्या देख लेते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। देखो, तमिल भाषा की जितनी भी प्राचीनतम रचनाएं हैं, कौन सी भाषा, तमिल। तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य, प्राचीन साहित्य कौन सी चीज है, तमिल भाषा का जो प्राचीन साहित्य है उसको संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। कौन से शहर में संकलन किया जाता था, मदुरै के शहर में। ठीक है ना, उसके बाद में भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो भरूच है इसके संबंध में कौन कौन से जो अपने प्रश्न है वो सही है, जो कथन दिया है वो सही है, उनकी बात करनी। यहाँ शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था, नहीं। हिमालय की जड़ी बूटियां, कॉर्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर जो अपना ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, यानी केवल दो। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा वेरीगाजा पतन का विवरण दिया गया। वेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। देखो ये ध्यान रखना, वेरीगाजा या बेरीगाजा, ये जो बेरीगाजा है ये भरूच का यूनानी नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ आयातित वस्तुओं के अंदर देखें तो हाथी दांत शामिल नहीं था। हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता था। अन्य सारी जानकारियाँ सही है। तो जो अपना पहला ऑप्शन है वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाथी दांत दे दिया गया। ठीक है ना, अगर हाथी दांत नहीं दिया जाता तो ये होगा। और भारत के अंदर ध्यान रखना, यहाँ से आयातित होने वाली वस्तुओं में हाथी दांत शामिल नहीं था। ठीक है ना, निर्यात किया जाता था। हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता था, ना कि आयात किया जाता, क्योंकि भारत में उस समय हाथी बहुत थे। यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार लाते थे। ठीक है, आगे ध्यान दो प्रश्न संख्या 6 के ऊपर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि विनियम के साथ विनियम यानी व्यापार का जो विनियम था के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथ सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टिन के बने होते थे, नहीं ऐसा कोई विशेष नहीं। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का भी प्रयोग भी संगम काल में होता था, बिल्कुल। तो यहाँ अपन वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों उदाहरण देखते हैं कि भाई जिनके पास में सिक्के नहीं होते थे तो वो मुद्रा विनिमय की जगह वस्तु वस्तु विनिमय भी करते थे। तो इसमें भी ऑप्शन जो है आपका केवल बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। व्याख्या देखो, सबसे पुराने सिक्के हाथ सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चलने में रहे, 500 वर्ष पहले चलते रहे। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है, इसलिए कथन एक गलत है। संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी चलन में था। तो कथन एक है वो गलत है, क्योंकि ये किससे बनाए जाते थे, चांदी या सोने से बनाए जाते थे, ना कि टिन से बनाए जाते। तो जो आपका इसके अंदर पहला कथन दिया हुआ है वो पहला कथन गलत है और दूसरा कथन है वो सत्य है। इसके लिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे देखो 7वां प्रश्न, कथन ए और कारण दिया हुआ है। कथन ए, मथुरा 2500 साल पहले से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर था। ओके, उसके बाद में आर
मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। बिल्कुल सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, कथन दोनों चाहिए और ये मुख्य मार्गों पर स्थित था इसलिए महत्वपूर्ण नगर था। बिल्कुल सही, तो इसके अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है क्योंकि ये मुख्य मार्गों पर स्थित था इसलिए ये एक महत्वपूर्ण नगर था। ठीक है, व्याख्या देख लो। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें से एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा जो मार्ग था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र हुआ करता था। तो ध्यान रखना, मथुरा के अंदर बेहतरीन मूर्तियां भी बनाई जाती थी। आगे ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? प्रश्न संख्या 8, कौन सी है वो कुषाणों की राजधानी रही है? तो मथुरा जो है वो आपकी कुषाणों की राजधानी रही है। अब किस तरीके से रही है देखो, आगे व्याख्या में देखो कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ध्यान रखना, मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र था और यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर, यहाँ कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है, बौद्ध विहार था, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 9 देखो, प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर भी देखो, पूरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त हुए नहीं, ये बात गलत है, उन्होंने थोड़ी उल्टी सीधी कर दी इसको। और उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शहर थे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो केवल 2 बी राइट हो जाएगा। जो आपका 9वां प्रश्न है इसमें भी आपका बी ऑप्शन राइट है। आगे व्याख्या पढ़ लो, नगरीय पुरा स्थलों से बहुत से पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। उत्तरे काले चमकीले पात्र कहा जाता था। और यहाँ पे क्या लिखा, उत्तरी काले चमकीले पूरा मिट्टी के बहुत बर्तन, और यहाँ पे बहुत पतले सुंदर बर्तन प्राप्त हुए। ये मिट्टी नहीं है, ध्यान रखना, मिट्टी शब्द उसमें प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना कि नगरीय पुरा स्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं और यहाँ मिट्टी के नहीं है। ठीक है ना, यहाँ मिट्टी के प्राप्त नहीं हुए, ध्यान रखना, इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत है। जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये प्राय काले रंग के और इनमें एक खास चमक होती थी और चमक उसी के अंदर होगी जिसमें धातु पाया जाता हो। ठीक है ना, मिट्टी के अंदर धातु नहीं पाया जाता, इसलिए पहला ऑप्शन राइट होगा, गलत होगा। ठीक है ना, राइट नहीं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे जहां स्त्री व पुरुष दोनों काम करते थे। तो ये भी ध्यान रखना। आगे प्रश्न संख्या 10, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो श्रेणी युक्त श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। नहीं, ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते हैं। यस, दिस इज राइट ऑप्शन। ठीक है ना, तो इसमें भी आपका ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। और ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग थी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार मंच का संचालन करती थी। और श्रेणियां बैंकों के रूप में कार्य करती थी जहां लोग पैसे जमा रख सकते हैं और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था और उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था और फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों में दे दिया जाता था। तो ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, अरिका मेडू नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये जो अरिका मेडू करके एक प्राचीन पतन है, ये प्राचीन पतन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पतन है पुडुचेरी के अंदर। कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है वो आपका पुडुचेरी के अंदर स्थित है। ठीक है, अरिका मेडू पुडुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पतन था। ठीक है, यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के भूमध्य सागर के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते हैं। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा होता है। तो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि एफोरा कैसे दिखता है। ठीक है ना,
और उसका वहीं प्रयोग होता है जहाँ समुद्री किनारे हो या समुद्री पतन होते हो, ठीक है ना। यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इससे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया गया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे, बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, ठीक है। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखना, ये जिस अपन के बारे में अपन बात कर रहे हैं अरिकामेडु पतन के बारे में, तो ये आपका पद्मश्री के अंदर है और इससे इस प्रकार की जो निम्नलिखित जानकारी जो अपन ने पढ़ी वो यहाँ से मिलती है। आगे 12वां प्रश्न, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का उपयोग किया जाता। प्रारंभ के अंदर तमिल की लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। आगे देखो, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो तमिल ब्राह्मी अभिलेख किसे कहते हैं? जिन अभिलेखों के ऊपर तमिल ब्राह्मी लिपि लिखी होती है उसे कहा जाता है, ठीक है। 13वां प्रश्न देखो, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था। तो जातक कथाएं जो होती थी उनमें से जो संकलन किया जाता था वो किया जाता था बौद्ध अनुयायियों द्वारा, ठीक है। आगे देखो, जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। आगे देखो, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को कंडिशियर के रूप में जाना जाता था। क्या ये बात सत्य है? 14 के अंदर नहीं, ये बात गलत है, कैंडिशियर नहीं कहा जाता था। और तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को वेल्लोर कहा जाता था। यानी इन्होंने उल्टा सुधार कर दिया है। देखो, ये इस तरफ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा, इस तरीके से। तो इसमें दोनों सही नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है। वापस देखो, उपमहाद्वीप के दक्षिण में उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 अलग अलग जातियाँ रहती थी। तमिल क्षेत्र में बड़ू भूस्वामी होते थे, उसे वेल्लोर कहते हैं। और साधारण किसान होते हैं, उसे ओंजवर के रूप में जाना जाता है। और दास और भूमिहीन मजदूर थे, उसको कंदिसियार या आदिमई के रूप में जाना जाता था, ठीक है ना। आदिमाई के रूप में जाना जाता था। आगे देखो, 15 नंबर पे देखो, उत्तर भारत के ग्राम प्रधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। उनको ग्राम भोजका के नाम से भी जाना जाता था। 15वां नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर देखो, इसको ग्राम भोजक के रूप में भी जाना जाता था, यस। उनका पद वंशानुगत होता था, बिल्कुल यस। और उनका एकमात्र कार्य गांव से करों वसूलना नहीं, एकमात्र कार्य ये नहीं था, वो पुलिसगिरी भी करते थे, न्याय का भी काम करते थे। तो इसमें जो ऑप्शन राइट है वो 1 और 2 ऑप्शन राइट है। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। और वापस इसकी व्याख्या देख लो, देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान यानी ग्राम भोजक के रूप में जाना जाता था। जो उत्तरी प्रधान होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। सामान्य रूप से एक ही परिवार के पुरुष पीढ़ियों से इस पद को धारण करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक वंशानुगत शासन प्रणाली थी। और ग्राम भोज का शब्द जो है वो सबसे बड़ा भूस्वामी जो होता था उससे संबंधित था। और ज़मीन पर खेती कराने के लिए उसके पास सामान्य रूप से दास होते थे और ये काम मजदूरों से भी करवाया करते थे, ठीक है। और इसके अलावा चूंकि वह शक्तिशाली था इसलिए राजा अक्सर गांव से कर वसूलने का भी काम इनको दिया करते थे, ठीक है। आगे देखो, संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संगम वे सभाएं थी जहां इन साहित्यों की रचना और संकलन किया गया था। संगम मदुरै शहर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल। 16वें प्रश्न के अंदर जो अपना ऑप्शन है वो सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे अपन इसके बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। तमिल की कुछ आरंभिक रचनाएं जिन्हें संगम साहित्य के रूप में जाना जाता, लगभग आज से 2300 साल पहले रची गई थी। इन ग्रंथों को संगम साहित्य कहा गया क्योंकि ये रचनाएं मदुरै शहर में आयोजित होने वाली कवियों की सभाओं यानी संगम के रूप में जाने जाने वाले में किया गया था, ठीक है। आगे ऊपर वर्णित तमिल शब्द संगम साहित्य में पाए जाते हैं। आगे देखो, वल्ल्याधार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये वल्लेदार कुआं शौचालय या कचरा या नाली जैसे दिखाई देते थे, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार का वल्लेदार कुआं सामान्य रूप से राजा के घर में पाया जाता था, नहीं, ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है, सबके घर में होता था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट है, यानी केवल 1, ए ऑप्शन राइट है। देखो व्याख्या देख लो, कई शहरों में पुरातात्विक विदों को बर्तन या चीनी मिट्टी के सल्लों की कतारें मिली जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित हैं। इन्हें वल्लेदार कुओं के रूप में जाना जाता है।
ऐसा लगता है कि कुछ मामलों में इसका इस्तेमाल शौचालय, नालियों तथा कूड़े के ढेर के रूप में किया गया हो, और ये वलेदार कुएं सामान्यतः रूप से सभी विशिष्ट घरों के अंदर पाए जाते थे, न कि राजा के घर में। ठीक है ना। आगे 18वां प्रश्न, आहत पंचमार्क या चिन्हित सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सिक्के इस्तेमाल किए जाने वाले आरंभिक सिक्के थे। ठीक है ना, आरंभिक सिक्के थे, बिल्कुल सही बात। इन सिक्कों पर प्रतीकों के द्वारा प्रतीकों के साथ मुहर लगाई गई थी। नीचे दिए कोड में से सही विकल्प, बिल्कुल सही, दोनों सही है। ठीक है ना, वापस इसकी देख लो वह क्या। पंचमार्क या पंचमार्क या चिन्हित सिक्के आमतौर पर आयताकार या कभी कभी चौकोर आकार में गोल होते थे। ये या तो धातु की चार धारों से काटे जाते थे या फिर स्पष्ट धातु के गोल आकार यानी एक छोटे गोलाकार वस्तु में बनते थे। सिक्कों को अंकित नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें ठप्पे या पंच का उपयोग करके प्रतीकों वाले मुहर लगा दिए जाते थे, इसलिए उन्हें पंचमार्क या चिन्हित सिक्के कहते हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। सदी के आरंभ में ही ये प्रचलित हो गए थे। पुरातात्विकविदों को इस काल के हजारों सिक्कों का जो स्रोत है वो मिला है। सबसे पुराने सिक्के जो लगभग 500 वर्ष से उपयोग में आ रहे हैं उन्हें पंचमार्क सिक्के या चिन्हित सिक्के कहा जाता है। आगे देखो 19वां प्रश्न, मौर्य और मौर्य काल के बाद किए महत्वपूर्ण शहरों में एक मथुरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौर्य काल के बाद में मथुरा के बारे में क्या थिंकिंग है उसके ऊपर बात करते हैं। ये कुषाणों की राजधानी थी, बिल्कुल। ये केवल कृष्ण पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं, कृष्ण पूजा का नहीं है केवल, और भी बहुत सारे धार्मिक कार्यों के लिए ये जाना जाता है। ठीक है ना, देखो मथुरा एक धार्मिक केंद्र है, वहाँ बौद्ध मठ, जैन धर्म, कृष्ण भक्ति, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वह क्या, तो वही जो पहले वाले प्रश्न में थी वही है। ठीक है ना, अगर उसके बाद में भी आपको देखनी है तो आप वीडियो रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। 20वां प्रश्न, उत्तरी काली पॉलिशड यानी मृदभांड NBPW के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर विचार करें तो इस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों सामान्य रूप से उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पाए जाते थे। यस, इस प्रकार के बर्तनों को बनाने के लिए बहुत उच्च तापमान का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन है वो राइट है, एक और दोनों। सी ऑप्शन, एक प्लस दो, दोनों राइट ऑप्शन है। पुरातात्विक विदों के पास उत्तरी काली पॉसिड यानी मृदभांड यानी NBPW के रूप में जाने जाने वाले अत्यंत उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण है। इसका नाम इस तथ्य से मिलता है कि यह सामान्य रूप से उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। उत्तरी काली पॉलिशिड एक चमकदार काले रंग की सतह वाला एक कठोर पहिए से बना धातु या दिखने वाला बर्तन है। कुम्हार अपने भट्ट में बहुत अधिक तापमान पर मिट्टी के बर्तन को पकाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी बाहरी सतह काली हो जाती थी और इस पर एक उत्कृष्ट काली परत भी पड़ाई चली जाती थी, जिससे मिट्टी के बर्तनों को दर्पण की तरह चमकीली दिखाई दे। आगे जो प्रश्न है वो है 21वां, श्रेणियों जो मौर्य काल है उसके बाद में श्रेणियों के कामकाज क्या थे वो स्थिति पूछ रहा है। श्रेणियां बैंकों के रूप में कार्य करती थी। यस, बिल्कुल सही बात है। और श्रेणियों द्वारा प्राप्त ब्याज का उपयोग मठों जैसे धार्मिक संस्थानों के रूप में किया जाता था। यस, तो इसके अंदर एक और दो दोनों राइट है, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन है वो सी राइट हो जाएगा। अनेक शिल्पकारों, ये देखो वह क्या, आप लोग देख लेना। ठीक है ना। अरिकेमेडु का की तटीय बस्ती थी, तो ये आपकी पड्डुसेरी की तटीय बस्ती थी, जिसके बारे में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। 23। ठीक है, रोमन बर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एफोरा एवं लाल चमकता हुआ मर्द भांड जिस पर मोहर लगी थी। ठीक है ना। ओके। एरेटियम शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखने के काम आते थे। मुद्द भांड, ये इसके अंदर जो अपना 23वां प्रश्न है, इस 23वें प्रश्न के अंदर जो अपना ऑप्शन राइट है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ना तो एक और ना तो। अब इस क्यों नहीं है इसको देखो। अरिका मेडू से हमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले मर्द भांडों का पता चलता है। उदाहरण के लिए एम्फोरा लंबे दोहरे अतकल वाले जाल जिसमें शराब या तेल रखने के पदार्थ रखे जाते थे, और लाल चमकता हुआ मर्द भांड जिस पर मोहर लगी होती थी उसे एरिटॉन यानी मृद भांड के नाम से जाना जाता था, और ये नाम इटली के एक शहर पर रखा गया है। ये गीली मिट्टी की मोहरबंद सांचे में दबाकर बनाया जाता था, और इसके अलावा एक और प्रकार का मर्दबांड था जिसे स्थानीय स्तर पर बनाया जाता था, और हालांकि जिसमें रोमन डिजाइन का उपयोग किया गया, और इस स्तर पर रोमन लैंप, कांच के बने पदार्थ और रत्न भी पाए जाते हैं।
ठीक है, तो इसके अंदर अपना ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके साथ ही अपने 8वें अध्याय की समाप्ति होती है। नेक्स्ट अपन 9वें अध्याय की बातचीत करेंगे।